तो अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल मतलब उन चीजों को कहा जाता है जो लेंथ के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन क्या है? लेटरल स्ट्रेन अभी तक इस चीज को हम इग्नोर करके चल रहे थे। वास्तविकता ये है कि मान लीजिए कंसीडर द सिचुएशन, हमारे पास ये एक रिजिड सपोर्ट है, मुरच्छक है, या कोई चीज है जिससे हमने तार को बांध दिया। तार ठीक ठाक थिकनेस का है ताकि आप समझ सकें, मैंने इसी वजह से ऐसा बनाया। फिर हमने क्या किया, इस तार को फोर्स लगा के खींचा। तो अभी तक हम लोग ये कर रहे थे कि फोर्स लगा के खींचा तो लेंथ बढ़ गई। वास्तविकता क्या है, ऐसा थोड़ा ना होता है। जब लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर कम होगा इसका, नहीं समझे? मतलब ये तार ऐसे हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो हुआ क्या, पहले जो डायमीटर था, बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि यहाँ पे हम एक चीज और बताएंगे आपको जो आगे काम आएगी। तो ये पहले डायमीटर था कैपिटल डी, और अब जो डायमीटर हो गया वो डी डैश हो गया मान लेते हैं। ठीक है, तो जो ये डिफरेंस आया है दोनों साइड का मिला के, मतलब ये प्लस ये दोनों साइड का डिफरेंस अगर मैं मिलाऊं तो इसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा डी। तो डेल्टा डी कैसा होगा, दिस मस्ट बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि डेल्टा डी का मतलब क्या हो गया, फाइनल डायमीटर माइनस इनिशियल डायमीटर, है कि नहीं? सोच के देखिए, डेल्टा डी यहाँ पे समझिए, आपने समझा रहा हूं। डेल्टा डी का मतलब हो गया फाइनल डायमीटर माइनस इनिशियल डायमीटर। फाइनल है कम, फाइनल है कम, इनिशियल है ज्यादा। तो जो माइनस में है वो ज्यादा है और जो प्लस में है वो कम है, यानी इसका मतलब डेल्टा डी का वैल्यू कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। आई बस समझ में? पहले लेंथ थी L, वायर की जो एक्चुअल लेंथ थी वो थी L। अब जो लेंथ हो गई है वो हो गई L डैश। अब ये जो डिफरेंस आया है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा L कहेंगे। और दिक्कत, ये डेल्टा L कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इस डेल्टा L का मतलब हुआ फाइनल लेंथ विच इज L डैश, इनिशियल लेंथ विच इज L। फाइनल लेंथ जो है ज्यादा है, इनिशियल लेंथ कंपैरेटिवली कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा L की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। नहीं पल्ले पड़ेगी आपको बात? ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है जितना इंपॉर्टेंस इस चीज का है फिलहाल। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो एक तरीके से गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन एक चीज को इग्नोर करके चल रहे थे। वो इग्नोरेंस क्या था कि जो लेटरल चेंज आ रहा है ये लॉन्गिट्यूडनल चेंज है, लेंथ वाला चेंज लॉन्गिट्यूडनल चेंज, और जो विड्थ वाला चेंज है दैट इज लेटरल चेंज। ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, लेटरल स्ट्रेन, स्ट्रेन का सिंबल एप्सिलॉन होता है, और लेटरल स्ट्रेन के लिए मैं L लिख देता हूं। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन, एक मिनट, हाँ पूरा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल लेटरल दोनों में L ही आ जाता है। LATERAL, लेटरल क्या हो जाएगा, चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर। समझ गए बेटा? भैया स्ट्रेन का हमेशा ही फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन का हमेशा चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब यहाँ पे लेटरल की बात हो रही है तो चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर। हमेशा स्ट्रेन डायमेंशनलेस ही रहा है, तो आज भी डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो क्या होता है लेटरल स्ट्रेन? पहले आप हेडिंग डालिए फिर डेफिनेशन लिखिए। मैं बोल रहा हूँ, हेडिंग पढ़ी, लेटरल स्ट्रेन लिखिए,
फॉर्मूला देख के डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही आपको? ठीक है, देखिए द रेशियो ऑफ change in diameter of the cross section of the wire, the ratio of change in diameter of the cross section of the wire, the ratio of change in diameter of the cross section of the wire in stretching or compressing, in stretching or compressing to the initial diameter is called lateral strain. समझ गए? तो डेफिनेशन में कंप्रेसिंग का भी जिक्र है, यानी हम तार को अगर दबाएंगे तो डायमीटर बढ़ जाएगा, लेंथ कम हो जाएगी, डायमीटर बढ़ जाएगा, तो उस केस में डेल्टा एल निगेटिव आ जाएगा और डेल्टा डी निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन हम लोग अपने सिलेबस में जनरली क्या पढ़ते हैं? तार को खींचने का केस पढ़ते हैं। आपने अभी जितने भी हमने टॉपिक पढ़ा उसमें आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमने किसी तार को दबाया है, क्योंकि तार को दबाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, तार को खींचना आसान होता है। इस वजह से जितने भी केसेस हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं अपने सिलेबस में, उनमें सब में हमने तार को क्या करना है? खींचना है, ठीक है। तो खींचने वाला केस इसीलिए मैंने प्रॉपरली इलैबोरेट कर दिया है, ठीक है, डायग्राम बना के बाकायदा इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे पॉइजन्स रेशियो के बारे में। पॉइजन्स रेशियो, POISSON, पॉइजन्स रेशियो, POISSON, पॉइजन्स रेशियो बहुत सिंपल है। पॉइजन्स रेशियो ले लो, याद कर लो, ले लो, ठीक। पॉइजन्स रेशियो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन होता है ले लो। पॉइजन्स रेशियो का पहले बार सिंबल होता है सिग्मा, कंफ्यूज मत होइएगा। स्ट्रेन का भी सिंबल मैंने सिग्मा ही बताया था, ठीक है, तो समझ जाइएगा सिचुएशन के हिसाब से। स्ट्रेन का सिंबल भी सिग्मा होता है और पॉइजन्स रेशियो का सिंबल भी सिग्मा होता है। ये बवाल हो गया है इस चैप्टर में, मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि एक ही चैप्टर के अंदर दो फिजिकल क्वांटिटी सेम सिंबल की हो, लेकिन ऐसा यहाँ पे बवाल है। स्ट्रेस का सिंबल जो होता है वो ये होता है, स्ट्रेन का ये होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस का जो सिंबल होता है सिग्मा, वही पॉइजन्स रेशियो का भी सिंबल है यहाँ पे, ठीक है। हम फिर से क्लियर कर दे रहे हैं, ये स्ट्रेस का सिंबल है, ये स्ट्रेन का सिंबल है। जो स्ट्रेस का सिंबल होता है सिग्मा, वही पॉइजन्स रेशियो का भी सिंबल हो जाता है। इस वजह से थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है, ठीक है। इसी वजह से नॉर्मली जो ज़्यादातर टीचर्स होते हैं या बुक्स होती हैं, वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का सिंबल ही नहीं यूज़ करते, डायरेक्ट वो स्ट्रेस स्ट्रेन सब जगह लिखा करते हैं, सिंबल ही नहीं यूज़ करते हैं। वो जब पॉइजन रेशियो आता है तब सिग्मा यूज़ कर लिया करते हैं। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का आप सिंबल ही मत यूज़ करिए, आप जब पॉइजन रेशियो आओगे तो सिर्फ सिग्मा यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं। खैर, तो डेफिनेशन जो है वो है ले लो। ले लो मतलब लैटरल स्ट्रेन, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो पहली बात तो खुद ही स्ट्रेन यूनिटलेस होता है, तो यूनिटलेस अपॉन यूनिटलेस को मिला के फिर से यूनिटलेस, ठीक है। तो पॉइजन रेशियो भी यूनिटलेस होता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो सवाल होता है ये लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, तो हम पढ़ा चुके हैं आपको। सिग्मा इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन जो होता है, ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया क्या था,
डेल्टा डी अपॉन डी, ये है लैटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ठीक है, अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, पॉइजन्स रेशियो इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉइजन्स रेशियो भी हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव। अभी अभी याद करिए, मैंने इसीलिए अभी भी इसको निकाला नहीं है। डेल्टा टी की वैल्यू कैसी आनी है? नेगेटिव आनी है। तो अगर ये चीज नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब हमें ये पॉजिटिव लाना है। ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? ये माइनस। लेकिन आंसर तो हमें किसमें चाहिए? प्लस में। तो आप क्या करिए, यहाँ पे अपने मन से एक माइनस लगा लीजिए। ठीक है, तो जब आप माइनस लगा देंगे तो डेल्टा डी का जो नेगेटिव है वो इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा पॉइजन्स रेशियो इसमें आएगा, प्लस में आएगा। सही बात समझ में? अब ये चीज दिमाग में सेट करना सीख जाओ, ये चीज दिमाग में सेट करना सीख जाओ, क्योंकि ऐसा ही कुछ बल्क मॉड्यूलस में भी फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो क्लियर है बात? क्योंकि डायमीटर डेल्टा डी का वैल्यू नेगेटिव आएगा, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई। क्यों पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि जो वैल्यू निकल के आएगी वो पॉइजन रेशियो की वैल्यू होगी। वो पॉइजन रेशियो की वैल्यू हमेशा कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। डेफिनेशन क्या बनी पॉइजन रेशियो की? द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। तो हेडिंग डाल दीजिए पॉइजन्स रेशियो और डेफिनेशन लिखिए। लिखिए, under elastic limit the ratio of lateral strain to longitudinal strain under elastic limit the ratio of lateral strain to longitudinal strain is called Poisson's ratio. Under elastic limit the ratio of lateral strain to longitudinal strain is called Poisson's रेशियो। कॉपी कर लीजिए इसको, लिखिए, इसमें लिखिए हियर नेगेटिव साइन शोज नेगेटिव साइन शोज टू थिंग्स। इसके नीचे लिखिए हियर, डेफिनेशन लिख लिया होगा, उसके बाद डायग्राम बना लिया होगा, फिर फॉर्मूला लिख लिया होगा, उसके नीचे लिखिए हियर नेगेटिव साइन शोज टू थिंग्स। नंबर 1, lateral strain and longitudinal strain are opposite in nature. Lateral strain and longitudinal strain are opposite in nature. Lateral strain and longitudinal strain are opposite in nature. Number 2, Poisson's ratio is always positive. अच्छा, ये तो मैं लिखवा चुका हूँ, कोई बात नहीं, फिर से लिख लीजिए। Poisson's ratio is always positive. ठीक है, आप कुछ प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। स्टार बना के एक्सरसाइज लिखिए। फॉर ऑल सब्सटेंसेस इन एक्चुअल प्रैक्टिस द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर ऑल सब्सटेंसेस इन एक्चुअल प्रैक्टिस कॉमा द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो The value of Poisson's ratio lies between 0 to 0.5. The value of Poisson's ratio lies between 0 to 0.5. यानी वैल्यू जो होती है प्रैक्टिकली 0 to 0.5 होती है। ठीक है, बट थ्योरेटिकली 0.5 होती है। ये मैं क्वेश्चन के माध्यम से प्रूव कराता हूँ। ठीक है, बात समझे? Poisson's ratio की वैल्यू प्रैक्टिकली 0 से 0.5 के बीच में रहती है। लेकिन अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूँ, थ्योरेटिकली मतलब सब कुछ आइडियल मान के अगर हम बात करें, तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी आती है? 0.5 आती है। प्रैक्टिकली कितनी आती है? 0 से 0.5 के बीच में। ठीक है, थ्योरेटिकली कितनी आती है? 0.5। ठीक है, तो ये 0.5 वाला जो फंडा है थ्योरेटिकल वाला, ठीक है, ये हम आपको एक क्वेश्चन के थ्रू करवा देते हैं। तो पहले काम करो, स्टार बना के फिर लिख लो। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज 0.5। थ्योरेटिकल वैल्यू समझना है? थ्योरेटिकल मतलब क्या होता है? सब कुछ आइडियल मानते हुए फार्मूला लगा के एक्चुअल प्रैक्टिस पे नहीं होता है। ठीक है, द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज 0.5। अब इस चीज को मैं क्वेश्चन के माध्यम से प्रूव करा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए,
क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन द पॉइजंस रेशियो ऑफ द मटेरियल, determine the Poisson's ratio of the material of wire, determine the Poisson's ratio of the material of wire. समझ रहे हैं? क्वेश्चन भी सिखा रहा है कि पॉइजन रेशियो शेप पे डिपेंड नहीं करता, मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल के नीचे पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो डिटरमाइन द पॉइजंस रेशियो ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर whose volume remains constant, whose volume remains constant, whose volume remains constant under an external normal stress, under an external normal stress, under an external normal stress. तो बेटे मान लीजिए, कंसीडर द सिचुएशन, हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ एक वायर था, ठीक है? तो